टूर गाइड पहले तो सख्त नज़र से मना कर देता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ये चीज़ें अकेले बेचने के लिए नहीं है। वो दोनों ताकतवर खेती करने वालों को समझाता है कि होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग और पोस्टर खास फायदे हैं जो तभी मिलेंगे जब वे उसके टूर ग्रुप में शामिल होंगे। हालांकि उसका रवैया तुरंत बदल जाता है जब 12वां भाई एक वीआईपी ब्लैक गोल्ड कार्ड दिखाता है। गाइड का चेहरा हैरानी और डर से टेढ़ा हो जाता है जब वो खास पेमेंट का तरीका पहचानता है। अप्रत्याशित पैसे पाकर खुश होकर गाइड भाग जाता है, उनसे कहता है कि तोहफे रख लें और कभी भी उससे संपर्क करें। 12वें भाई और लिंगबू को उन चीज़ों के साथ अकेला छोड़कर लिंगबू उलझन में दिखता है और पूछता है कि 12वें भाई ने ये चीज़ें क्यों खरीदी। वो सोचता है कि क्या उनकी युवा मालिक यू की मौत सच में इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से जुड़ी है। जैसे ही वे पोस्टर देखते हैं जिसमें साफ तौर पर लू शेंग, कियान यू शू और दूसरे लड़ाकों के ऊपर खड़ा दिख रहा है, 12वां भाई गहरी नज़र से देखता है। वो कहता है कि उसे पक्का लग रहा है कि तस्वीर में दिख रहा चैंपियन जो हुआ उससे सीधे तौर पर जुड़ा है। जानकारी देखते हुए वे लड़ाई देखते हैं। वे लू शेंग को कियान यू शू से लड़ते हुए और आखिरी वार का पल देखते हैं। दोनों आदमी जो देखते हैं वो हैरान और उलझन में हैं। लिंगबू डरा हुआ है, ये मानना मुश्किल हो रहा है कि लेवल 10 के योद्धा के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। वो सवाल करता है कि उनके युवा मालिक, जिनके पास इस ब्रह्मांड में लेवल 13 के योद्धा जितनी ताकत थी, लू शेंग के हाथों कैसे मर सकते थे। हालांकि 12वां भाई शांत हो जाता है। वो कहता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और सभ्यताओं से भरा है, इसलिए किसी अद्भुत जीनियस का दिखना असंभव नहीं है, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले भी इससे भी अजीब चीज़ें देखी हैं। ठंडे दृढ़ निश्चय वाले अंदाज में वो घोषणा करता है कि चूंकि उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति मिल गया है, इसलिए उनका मिशन अब पूरा हो गया है। रोशनी की एक चमक में दोनों खेती करने वाले आसमान में उड़ जाते हैं, तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं ताकि अपने नेता को अपनी खोज के बारे में बता सकें और देख सकें कि वो स्थिति को कैसे संभालना चाहता है। इस बीच लू शेंग अंतरिक्ष में गहरी ध्यान में है। उसके ऊपर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है जो दिखाता है कि एक प्रक्रिया 100% तक पहुंच गई है। लू शेंग की आंखें हैरानी और एक्साइटमेंट से खुल गईं और वो चिल्लाया कि ये हो गया। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आई जब उसे एहसास हुआ कि उसकी भविष्यवाणी सही थी। जिंदगी बढ़ाने और हेल्दी रहने की टेक्निक खोजने के लिए ज्यादा ओरिजिन फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी पावर का सिर्फ 20वां हिस्सा इस्तेमाल किया। लू शेंग एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उस शानदार टेक्निक के फायदों के बारे में सोचता है जो उसने अभी अभी खोजी थी। वो हिसाब लगाता है कि सिर्फ पहली लेयर में महारत हासिल करने से किसी इंसान की जिंदगी 10 साल बढ़ जाएगी, दूसरी लेयर से 30 साल, और अगर कोई सभी 9 लेयर्स में महारत हासिल कर ले तो इससे 5000 साल से ज्यादा जिंदगी बढ़ जाएगी। जब उसे एहसास होता है कि इसका क्या मतलब है तो उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ये जिंदगी एक नॉर्मल लेवल 11 योद्धा की जिंदगी से कहीं ज्यादा है। वो सोचता है कि भले ही आखिरी लेयर्स मुश्किल हों, लेकिन सिर्फ छठी या 7वीं लेयर तक पहुंचने से भी सैकड़ों या हजारों साल ज्यादा मिल जाएंगे। उसके मन में अपने माता पिता के साथ उसके छोटे रूप की एक तस्वीर बनती है जो जवान और हेल्दी दिखते हैं। वो सोचता है कि इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के मुकाबले बहुत आसान है। वो इसका नाम लिव लॉन्ग नो मैटर वॉट रखने का फैसला करता है और तय करता है कि वो अपने माता पिता को भी इसकी प्रैक्टिस करवाएगा ताकि वे जब तक चाहें खुशी खुशी जी सकें। अचानक उसे एक एहसास होता है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसके आसपास की एनर्जी तेजी से बदलती है। बैंगनी और सुनहरी एनर्जी के एक झटके के साथ लू शेंग ऐलान करता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो घूमती हुई पावर में खड़े होकर ऐलान करता है कि वो आखिरकार लेवल 11 के दायरे में पहुंच गया है। उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होता है। वो अपनी अनगिनत अमर कोशिकाओं को अनगिनत तारों जैसा बताता है जो उसके मार्शल शरीर को तब तक रोशन करती हैं जब तक वो एक तारों वाले सेक्टर जैसा न दिखने लगे। वो इस प्रोसेस की कल्पना करता है, नीली एनर्जी की एक घूमती हुई गैलेक्सी देखता है। वो समझता है कि हर नई अमर कोशिका एक तारे की जगह जैसी है। जैसे ही उसकी पावर स्थिर होती है, उसमें एक नया आत्मविश्वास भर जाता है। वो सोचता है कि अब वो स्टेलर बॉडी के रेड जाइंट रूप में जाने की कोशिश कर सकता है। वो एक तारे के जीवन चक्र के बारे में बताता है, बढ़ना, युवा और चरम का एक लंबा समय और फिर आखिरकार बूढ़ा होना। जैसे ही वो बोलता है, उसके पीछे अंतरिक्ष में जलते हुए सूर्य और मरते हुए तारों की तस्वीरें तैरने लगती हैं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, काली चटकती हुई एनर्जी से घिरा हुआ, और बताता है कि जब कोई तारा महसूस करता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है तो वो बिना कुछ रोके अपनी सारी रोशनी और गर्मी छोड़ देता है। यही जबरदस्त विस्फोट रेड जायंट स्टेट कहलाता है।
लियू शेंग गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि एक बार जब वो इस स्टेट में आ जाएगा तो उसकी ताकत भयानक रूप से बढ़ जाएगी। उसके चेहरे पर एक काली आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है जब वो एक शानदार अंदाजा लगाता है। उसकी ताकत टूर्नामेंट के समय से कम 1000 गुना ज्यादा होगी, शायद 10,000 गुना ज्यादा भी। हालांकि लियू शेंग की उत्तेजना के तुरंत बाद उसे एक गंभीर बात का एहसास होता है। वो चिंता भरी नजर से नीचे देखता है, ये सोचते हुए कि उसकी मौजूदा स्थिति और रेड जायंट रूप के बीच पावर का अंतर बहुत ज्यादा है। वो अपने शरीर को चेक करने के लिए अपनी छाती को छूता है। उसे पक्का नहीं पता कि उसका शरीर इतने बड़े बदलाव का तनाव झेल पाएगा या नहीं। वो सोचता है कि उसकी पावर कहाँ से आई। महान कल्टिवेटर वैंग हे की कल्पना करते हुए लियू शेंग सोचता है कि क्योंकि उसकी स्टेलर ताओ वैंग हे से आई है, जो लेवल 15 तक पहुंच गया था, इसलिए वो भी ऐसा कर पाएगा। हालांकि उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी, लगभग घमंडी मुस्कान फैल जाती है जब वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि समस्या ये है कि वो वैंग हे से कहीं ज्यादा अद्भुत है। एनर्जी के एक प्रवाह में खड़े होकर लियू शेंग अंतर का हिसाब लगाता है। वो देखता है कि लेवल 11 पर उसके पास पहले से ही 3,30,000 अमर कोशिकाएं हैं। ये संख्या वैंग हे के पास लेवल 12 पर भी नहीं थी। हालांकि ये जबरदस्त पावर उसे अपने से 2 लेवल ऊपर के दुश्मनों को हराने देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इससे एक खतरनाक समस्या पैदा हो सकती है, तो उसके चेहरे पर तेज और दृढ़ भाव आ जाते हैं। वो संभावित आपदा की कल्पना करता है। अगर वो अभी रेड जायंट ट्रांसफॉर्मेशन को जबरदस्ती करता तो वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो खुद को लावा से भरे गुब्बारे की तरह सोचता है जो बस फट जाएगा और उसे तुरंत मार देगा। लियू शेंग समाधान खोजने के लिए अपनी पावर का विश्लेषण करना शुरू करता है। उसे एक पहला विचार आता है। वो जानबूझकर अपनी अमर कोशिकाओं के विकास की गति को सीमित कर सकता है और अपने अगले प्रमोशन से पहले सही स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करना बंद कर सकता है। इसे दिखाने के लिए खुद के 2 छोटे रूपों की एक मानसिक छवि दिखाई देती है। एक 5 मिलियन कोशिकाओं से खतरनाक रूप से फूला हुआ है जो सीमा को दिखाता है, जबकि दूसरा केवल 1 मिलियन कोशिकाओं के साथ फिट और सुरक्षित है। उसे एहसास होता है कि सुरक्षित रहने के लिए वो अपना लेवल जल्दी बढ़ा सकता है। हालांकि समाधान मिलने के बावजूद लियू शेंग एक उलझन भरे और अनिच्छुक भाव से नीचे देखता है, जो साफ तौर पर अपनी असली क्षमता को रोकने के विचार से नाखुश है। लियू शेंग अपनी क्षमता को सीमित करने के विचार को खारिज कर देता है। अपनी नींव को काटना एक आखिरी उपाय मानता है। इसके बजाय वो दूसरे विकल्प पर ध्यान केंद्रित करता है। एक ऐसा तरीका ढूंढता है जिससे वो अपने शरीर को तब तक मजबूत करता रहे जब तक कि वो रेड जायंट स्थिति में अमर कोशिकाओं की अधिकतम सीमा को संभालने के लिए काफी मजबूत न हो जाए। जब वो इस रास्ते पर फैसला करता है तो उसके चेहरे पर एक उत्साहित, लगभग पागलपन भरी मुस्कान फैल जाती है। वो जानता है कि भले ही उसका मौजूदा शरीर शक्तिशाली है, इस दुनिया में ताकत की कोई सीमा नहीं है और वो और भी मजबूत बनना चाहता है। वो सोचता है कि उसकी शक्तियाँ एक साथ कैसे काम करती हैं, उन्हें यिन और यांग मछली के रूप में देखता है। उसे एहसास होता है कि जब से उसने अपनी हड्डियों और खून में अमरताओं को बढ़ाना शुरू किया है, उसकी शक्ति चुपचाप उसके शरीर को पोषण दे रही है, धीरे धीरे उसके तारकीय सर्वोच्च शरीर को मजबूत कर रही है। वो निष्कर्ष निकालता है कि इस रास्ते का अंतिम लक्ष्य एक सही मिश्रण हासिल करना है। अमर मार्शल सर्वोच्च शरीर एक सीढ़ी की मानसिक छवि को घूर रहा है, जो एक तेज रोशनी की ओर ले जाती है। लियू शेंग मानता है कि ये दुखद है कि ये रास्ता मुश्किल है और ब्रह्मांड की बहुत सारी मूल शक्ति का उपयोग करता है। हालांकि वो ये सोचकर खुद को दिलासा देता है कि कम से कम अब उसके पास काम करने के लिए एक स्पष्ट दिशा है। कदम दर कदम अचानक उसके विचारों को उसके शरीर में एक आश्चर्यजनक भावना से बाधित होता है। वो संतुष्ट भाव से अपने पेट की ओर देखता है, ये महसूस करते हुए कि उसके ऊर्जा केंद्र में अमर सुनहरा कोर इतना बड़ा हो गया है कि उसके कोई किनारे नहीं है। वो अनुमान लगाता है कि इसका व्यास कई 100 किलोमीटर तक पहुंच गया है। लियू शेंग का एक छोटा कार्टून वर्जन दिखाई देता है जो भ्रम में अपना सिर खुजला रहा है। वो सोचता है कि जब उसने खेती की किताब के निर्देशों को ठीक से पालन किया तो उसके लिए परिणाम इतना अलग क्यों है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने मूल रूप से अपने अमर कोशिकाओं को खिलाने के लिए कोर को तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा न करने को कहा। वो इसे अकेला छोड़ने और उत्सुकता से देखने का फैसला करता है कि ये कितना विशाल हो सकता है। दृश्य भ्रूण पोषण तारे पर वास्तविकता में वापस आता है। क्विंग को एक हवा में बदलाव महसूस होता है और वो देखने के लिए तेजी से अपना सिर घुमाती है।
लियू शेंग खेती स्थल से बाहर आता है, शांत और तरोताजा दिखता है। किंगी उत्साह से उसकी ओर दौड़ती है, चिल्लाती है कि उसका भाई आखिरकार अपने प्रशिक्षण से बाहर आ गया है। लियू शेंग विचारपूर्ण भाव से हरे भरे वातावरण के चारों ओर घूमता है। वो ध्यान देता है कि केवल आधा ब्रह्मांडीय महीना बीता है, फिर भी उसकी सफलता से उत्पन्न प्राकृतिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पूरे ग्रह के पर्यावरण को सीधे बदल दिया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उछाल के कारण पर्यावरण में एक बड़ा बदलाव आया है। पेड़ पौधे म्यूटेट हो गए हैं और विशाल आकार के हो गए हैं, जिससे ऊपर एक मोटी हरी छतरी बन गई है। वो बताते हैं कि देसी प्रजातियों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और अब सबसे ऊंचे पौधे 30,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ तक कि वन्य जीव भी बदल गए हैं। एक विशाल प्रागैतिहासिक दिखने वाला हाथी, जिसके 4 दांत हैं, जो 50 मीटर से भी ऊंचा है, जमीन पर घूमता है, जिससे ग्रह एक जंगली प्राचीन दुनिया जैसा लगता है। एक खुली जगह पर लियू शेंग के पिता और बहन किंगी खुशी से बातें कर रहे हैं। किंगी देखती है कि उसके पिता लंबे और मजबूत दिख रहे हैं और मजाक में पूछती है कि क्या वो ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। उसके पिता अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हैं और शर्मा जाते हैं। सवारी। वो मानता है कि आधी जिंदगी मजदूर के तौर पर बिताने के बाद उसने कभी इस लेवल तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन किंगी के साथ ट्रेनिंग की वजह से उसे पता भी नहीं चला और वो बेहतर हो गया। वो अपने पुराने दोस्तों को दिखाने का सपना देखता है। अकेला महसूस करते हुए किंगी अपने हाथों को कमर पर रखती है और अपने भाई पर नाराज होती है। वो शिकायत करती है कि वो भी एक ग्रैंड मास्टर है और पूछती है कि वो उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहा है। लियू शेंग मजाक में उसके गाल खींचकर जवाब देता है। वो उसे चिढ़ाता है, कहता है कि कल्टीवेशन के लिए इतनी अच्छी स्थितियों के बावजूद वो सिर्फ लेवल 7 तक पहुंची है, इसलिए उसे तारीफ मांगते हुए इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हालांकि जब वो उसके सिर पर हाथ फेरता है तो उसका लहजा नर्म हो जाता है। वो मानता है कि भले ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा औसत हो, उसकी कड़ी मेहनत अच्छी है और उसने उनके पिता को सिखाने में बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उसे एक मिशन देता है। वो अपनी माँ को एक खास कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएगा, शायद वही लंबी उम्र वाली जो उसने अभी बनाई है, और किंगी उसकी ट्रेनिंग की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। वो वादा करता है कि अगर वो अच्छा काम करती है तो वो उसे एक स्पेसशिप देगा। ये सुनकर किंगी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है। वो उत्साह से खुश होती है, तारों वाले आसमान में घूमने का सपना देखती है और मानती है कि वो रोज मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके बहुत बोर हो गई है। फिर लियू शेंग पूछता है कि उसकी माँ और स्नोई कहाँ हैं। किंगी बताती है कि वे पास के एक ग्रह पर गए हैं। स्नोई अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के परिवार से मिलने गई है। अपने विचारों में अकेला लियू शेंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो डार्क साइड यूनिवर्स के हमले तक बचे हुए समय का हिसाब लगाता है, ये महसूस करते हुए कि सिर्फ 4 साल और 3 महीने बचे हैं। ये जानते हुए कि समय कम है, वो अपनी सीमाओं को तोड़ने का मौका खोजने का पक्का इरादा करता है। एक मजबूत अंतर्ज्ञान उसे उसकी अगली मंजिल तक ले जाता है। वो ब्रह्मांड में देखता है, ये महसूस करते हुए कि अलग अलग आसमान के युद्ध क्षेत्र में वे चीजें हैं जिनकी उसे जरूरत है, और तय करता है कि वही उसका अगला लक्ष्य होगा। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें